वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। रिसेंटली इमिग्रेशन के मुझे तो लगता है कि सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस थे वो ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं। बट मैंने अपने चैनल के ऊपर आज से 2 साल पहले एक साहब को बुलाया था, बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए हैं मेरे। वो बात तो उनसे कैनेडियन इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक और चीज बताई थी जिसकी वजह से काफी लोगों को उनसे फायदा हुआ है, क्योंकि वो ऐसी आई वुड से कि बहुत सारे लोगों को उस जगह का पता नहीं है, और इनफैक्ट अगर पता हो तो ये नहीं पता कि उसकी इमिग्रेशन या लेट्स से उसकी पीआर इतनी मुश्किल नहीं होती है। हम बात करेंगे हंगरी की, बट इसके अलावा भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे। मेरे साथ जैद हैं। जैद से पहले इनको इंट्रो लेते हैं और फिर आगे बात को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक हमारी ये कोई 5वीं पॉडकास्ट होगी, जी, ऑल रिलेटेड टू इमिग्रेशन। इमिग्रेशन से रिलेटेड या क्योंकि आपका जो नीश है आपकी, वो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जी बिल्कुल, स्पेसिफिकली हंगरी से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली हंगरी से जी। सो ऐसा क्या है हंगरी के अंदर जो आप सिर्फ हंगरी को ही करते हैं? हालांकि मुझे अभी रिसेंटली एक टेस्ट केस मिला। हाँ, मैंने कहा यार वाकई ये तो जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है, स्पेसिफिकली जब उनकी एक स्पेसिफिक टाइम आता है ना जिसमें बच्चों को पढ़ाई का हाँ, के लिए भेजना होता है। जी जी, तो वो अभी हम उस बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ लोग जो कि मेडिसिन से रिलेटेड अपने मेडिसिन बच्चों से रिलेटेड वगैरह। हाँ, तो वो क्यों हंगरी भेज रहे होते हैं और अब उनका क्या स्टेटस है। बट आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं जिनको नहीं पता, क्योंकि 4 अ, वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जैद है। जी। आई एम इन इमिग्रेशन सिंस 2010, ओके। तो काफ़ी साल हो गए। हम्म। और इट्स एंड मोस्टली वी वर डूइंग लाइक बिजनेस सेटअप सिंस देन। 2012 से हम लोग हंगरी पे फोकस कर, नॉट फोकसिंग बट वी वर डूइंग हंगरी एज वेल। हम्म। And for the last 5-6 years we have been only doing Hungary. अच्छा, तो 5-6 years। हाँ, besides like major was all like we were also doing Canada. आपको तो पता है, आपके जी कुछ जी जानने वाले भी कनाडा गए जी जी हमारी जी तरफ से। जी। But like now we are only doing Hungary as तो यानी आप ये मुझे कर। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड अभी ये दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा मुल्क है जो खुला हुआ है? हाँ, वैसे एक चीज, हम लोग हंगरी अपना हमारा हाउस है, इन हाउस इन हंगरी, हाउस है। इन ओके। हाउस हंगरी है। हाँ, अदरवाइज वी आल्सो डूइंग डायरेक्ट पासपोर्ट, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से वो तो हम लोग कर रहे हैं। जो जैसे कैरेबियंस वगैरह। कैरेबियंस के हैं, सेंट किट्स हो गया, डोमिनिका हो गया, वनवाटू हो गया, वी आर स्टिल डूइंग दैट, बट दैट्स नॉट आवर इन हाउस, दैट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, so everybody is doing it. हम्म। So are we. And also golden visas हम्म। for like European countries, so we are doing that. But our in house, जहाँ पे हमारी खुद की एक्सपर्टीज है, जहाँ पे मेरा खुद का प्रेजेंस है, एवरीथिंग ऑफिस, एंड दैट इज हंगरी। ओके। दैट्स yeah. बट अगर हम ओवरऑल बात करें इस वक्त, हम्म, कैरेबियन मैं देख रहा था काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ, प्लस उसके अंदर वो जो पहले अब कुछ ऐसा भी मसला आने लगा है। आई वांट टू आस्क यू कि मैंने सुना है कि केसेस के अंदर यू लैंड इनटू द यूके, आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो आपका पासपोर्ट, आपको पता ही नहीं उस कंट्री के बारे में जिसका पासपोर्ट आपके पास है। ऐसा कुछ हुआ है आई इस तरह का? हैवंट हर्ड अबाउट दैट, बट ये जरूर हो रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ वनवाटू पासपोर्ट, उसके अंदर से वो हट गए। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन चला गया उधर से, वन और टू में अब नहीं है। नहीं रहा। ओके। तो मोस्टली पीपल कन्वर्टेड फॉर डिफरेंट रीजन, लाइक फॉर एग्जांपल हेरिटेज, लाइक इनहेरिटेंस की वजह से काफ़ी लोग लेते हैं। यू नो, अगर किसी कंट्री में हो के ठीक ठाक आपको देना है, हम्म। तो उसके अंदर काफ़ी लोग करते हैं। पीपल लाइक दे टेक इट फॉर वेरियस रीजन। बट या दोज पासपोर्ट, लाइक जैसे 1 or 2 हो गया, तो अगेन यू हैव टू लाइक अप्लाई फॉर द वीजाज एंड दे डू आस्क अदर स्टफ, एंड सिमिलर टू लाइक सेंट किट्स एंड अदर पासपोर्ट, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। बट इट्स एक्सपेंसिव, राइट? इट इज एक्सपेंसिव। अब मेरा एक पैलेस्टीनियन फ्रेंड हाँ, कोलीग थे। हाँ, उन्होंने अप्लाई किया था सेंट कीट्स, आई थिंक आई ऑलमोस्ट कुछ 6 साल पहले, 5 साल पहले हाँ, उस वक्त। और वो ही वो सिंगल एट दैट टाइम। हाँ, तो उनको तो मेरे ख्याल से $1,30,000 के अंदर जो है उनका पूरा काम हो गया था, हाँ, अभी 2 लाख 50 हजार के इस हिसाब एक से। बंदे का। डोनेशन वगैरह की बात कर रहा हूँ, नॉट प्रॉपर्टी ना वगैरह ना, की। हाँ, मैं भी डोनेशन की बात कर रहा डोनेशन हूँ। की भी हम लोग बात कर तो रहे हैं। टू 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 थर्टी हाँ, के द गुड थिंग, डोमिनिका का बहुत अच्छा निकला हुआ है। डोमिनिका व्हाट इज दे आर डूइंग इज, क्योंकि उन्होंने नहीं, सब ने अपने पासपोर्ट की ना बेस प्राइस बना दिया $2 लाख तक की। अच्छा। बट डोमिनिका इज वन ऑफ द कंट्रीज जो कि आई डोंट नो इफ आई शुड से इट ऑन हियर, वो आपको पैसे वापस रिटर्न करती है।
अच्छा, एज अ कंट्री खुद से कि हाँ, they return you back. चले वो फिर मेरे ख्याल से आपसे जब बात कोई करे तो फिर वो कर ले, ज्यादा बेहतर है। तो उसमें ये होता है कि आपको काफी सस्ते में आपको मिल जाता है कि rather than 200 that is like on the website and stuff, but when you actually go through a proper channel, proper agent के साथ, तो आपके काफी फैमिली मेंबर्स का 130 140 में आपका हो जाता है, सिंगल एप्लीकेंट का इवन लाइक 90 100 में हो जाता है। राइट। तो दैट्स डोमिनिका, बट डिपेंडिंग ऑन किस चैनल से आप जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने चलें खैर वो एक अलग ही टॉपिक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितना है। आपसे अगर कोई बात करेगा तो वो आप कम क्लियर कर देंगे हाँ, उनको। सही। अपार्ट ये तो खैर ये तो प्योर पासपोर्ट के ये लिए है ना, प्योर प्योर पासपोर्ट के पासपोर्ट लिए के लिए यू विल सिर्फ नॉट गो एंड लिव ओवर देयर। हाँ, डॉक्यूमेंट मतलब इसके लिए आपको वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं 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 है। नहीं। चले जाएं तो बेहतर है। मैंने सुना है कि आप बेहतर ये है कि एक दफा लैंडिंग जरूर करें, जाके हाँ, देख लें। जाके देख लें वगैरह। हाँ जैसे कनाडा फॉर यूएस के लिए उन्होंने बोल दिया है कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर E2 यू हैव टू लिव ओवर हियर फॉर 3 इयर्स वगैरह। हाँ, ग्रेनाडा उन्होंने के लिए। कनाडा के लिए तो हाँ। उन्होंने वो कर दिया। तो नाउ दे आर आस्किंग पीपल टू कम एंड सी द प्लेस एंड स्टफ एंड थोड़ा सा रहें, थोड़ा सा देखें, प्रेजेंस मांगना मैंने शुरू सुना था किया कि किसी से यूके में लैंड करते हुए ये भी पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वहाँ की गाड़ियों के नंबर प्लेट के कलर्स क्या हैं। है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। Well, it's just, अगर पूछा गया है तो that's quite weird। बंदा बोलता है कि यार I took it like I bought this passport। मतलब बता दें आप। हाँ, क्यों क्योंकि आप why like आप मैं भाई कभी नहीं जाके रहूंगा, हाँ। तो why do I have this to ease my travel? तो if somebody asks you कि why do you like it, उधर का तुम्हें पता, भाई उधर का तुम्हें ये भी नहीं पता कि यानी कि what's the color of their currency। खैर पॉइंट ये भी है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, यू चल यू रही डोंट नो होती कि हैं। अभी जैसे दुबई के अंदर भी पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, हम्म, विच वी आर नॉट अवेयर समटाइम्स के न्यूज़ पे आता है तो पता चलता है कि अच्छा ये भी ऐसा सबसे है। बेहतरीन जगह दुबई है। हाँ सही बात है। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं 1-on-1 सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता। तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हो बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। चलें ये हो गया। फिर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हाँ, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फॉर इमिग्रेशन, हाँ, there are a couple of companies who are doing that। स्किल इमिग्रेशन वो लोग कर रहे हैं। what they are doing is के see skill immigration in Australia is still open। उसके अंदर है कि if it's not उधर if you have for example 489 वीज़ा है ना, वो दूसरे वीज़ाज हैं, उधर सीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंटेंट है या कुछ है तो दे हैव कपल ऑफ जॉब्स ओपनिंग, मतलब ये कि इमिग्रेशन के जैसे कोटाज ओपन है वेयर यू कैन अप्लाई। और उसमें ऑस्ट्रेलिया में ये होता है पहले आओ पहले पाओ वाला नहीं होता, उसमें ये होता है कि whoever has the most points will get the visa first। It's not about who applies बट before। वो पॉइंट्स मिलना भी तो बहुत मुश्किल है ना उसको, हाँ, बेंचमार्क को। That is true। But Okay. if you get those points, like आपकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, आपकी बहुत अच्छी, आपकी एज अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ओके, सो रेगुलर पॉइंट्स जैसे कनाडा में मिल रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली लाइक Okay. CRS वगैरह। तो इफ यू डू दैट, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, लाइक फॉर एग्जांपल इन कनाडा द गुड थिंग वाज दैट यू pay everything to the Canadian government after you get your visa, after you get your approval।
ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, यू एंड अप पेइंग अ लॉट बिफोर योर Before, अप्रूवल। और अगर वो नहीं होता, डूब गए। अच्छा डूब भी जाते हैं, हाँ। ओके। तो फर्स्ट सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, सो मेनी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल जहाँ पे आप अपना देखें पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे देखें कि कितने पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने लिए। तो आपको जब आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे पॉइंट्स इतने आ रहे हैं, तो देन यू हैव टू डिसाइड कि इज और इट फिर वर्थ ऑक्यूपेशन भी देखनी होगी ना आपको। occupation वगैरह, then you have to decide. For example, you end up paying around like $3,000 to $4,000 for the whole application before you get your visa. ठीक है। Around 3,500 हो सकता है इससे कम हो। I'm not worried about exact, मगर 3,000 ठीक है, सही है। ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। उसी तरह के कनाडा का भी है, वो अभी वहाँ पर भी जो है अगर पीएनपी मिल जाता तो मिल जाता है, या फिर वो फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर, आप फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी के अंदर आए जी। तो वहाँ पर मैंने सुना है कि फिर आपको थोड़ा सा एज मिल सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ फॉर Okay. कनाडा। और न्यूजीलैंड का कुछ पता है आपको? नहीं, नहीं। सही है। अभी रिसेंटली हमारा कोई दोस्त था जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का तो मोस्टली सेम ही होता है, सिमिलर होता है। सेम ही होता है, यानी कि सेमी वेटिसेस वगैरह, और जो भी उधर के जो अथॉरिटीज हैं, मोस्टली लाइक इमिग्रेशन इज सेम ही होता और यूके का क्या स्टेटस है इस वक्त? है। यूके में, इफ यू रिमेंबर वन ऑफ योर फ्रेंड हु केम ऑन द हाँ, पॉडकास्ट, हाँ, उन्होंने हाँ। बताया था कि इट्स एक्चुअली मेड अप प्रोग्राम जहाँ पे यू टेक आउट अ वर्क परमिट फ्रॉम अ कंपनी, और आप उसके ऊपर आप तो जाते अभी हैं। भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। उसके अंदर थोड़े से यू नीड टू फाइंड रियली गुड कंपनीज, इफ नॉट, इफ यू आर मेकिंग योर ओन कंपनी और उसके अंदर किसी को हायर कर रहे हैं, किसी यूके के लोकल के नाम पे खोल रहे हैं, या फिर अपने किसी जानने वाले के जिसके पास पासपोर्ट है यूके का, उसके नाम पे खोल रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो फॉर लाइक 5 years यू हैव, आपके पास हों सारी चीज़ें टू रन इट एंड एवरीथिंग। और दूसरी जो चीज़ है कि इफ़ यू आर टेकिंग फ्रॉम अ कंपनी, तो जो अच्छी कंपनीज है, दे आर सेलिंग इट फॉर अराउंड लाइक 40-50,000 पाउंड्स। फिर उसके बाद वही है कि आपको कोई श्योर शॉर्ट पाथ टू रेजिडेंसी नहीं है उसके बाद भी। 5 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर ILR। लेकिन और अभी तो मैंने सुना है वो जो सीलिंग उन्होंने चेंज कर दी है, इवन आपकी जो सैलरी की सीलिंग है वो चेंज कर दी है, टैक्सेशन आपको ज़्यादा देनी होगी, मतलब वो सारी हाँ, वो सारी चीज़ें तो है। वो सारी चीज़ें हैं। अगर तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है हाँ, देन दैट इज समथिंग दैट इट्स वर्थ इट। अदरवाइज मैंने यूके का कोई इतना अच्छा इस वक्त सुना यूके नहीं है। का मैं किया नहीं, क्योंकि मेरा, see, I will never give my residency or my thing to somebody else's. Like for example, Latvia का हो गया, लिथुआनिया वगैरह का, वहाँ पे ये हो रहा है कि 50,000 euros के अंदर या 100,000 euros के अंदर आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, यू आर गेटिंग रेजिडेंसी फॉर 5 years एंड स्टफ। बट द थिंग इज कि उधर काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं कि आपने, फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में, मैंने, किसी ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, 100,000 में उधर हूँ लटविया में फॉर एग्जांपल, और या 50,000 इन्वेस्ट किया, और मैंने उसको 5 और प्लस 5 साल का टैक्सेशन पहले ले लेते हैं फीसिस के अंदर, और उसमें होता है कि रेजिडेंसी आपकी रिन्यू करते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 5 years। इशू कम्स दैट मैं 1 साल के बाद मैंने बैंकरप्सी मैंने शो किया और मैं भाग गया। सही। Nobody can do anything, I lose my residency। 1 साल के बाद I will lose my residency and stuff like that। तो वो आपके हाथ में चीज़ नहीं है, यानी कि that is not like something that you can bet on, क्योंकि आप you are relying on somebody else। किसी का इंतकाल हो सही, जाए, कुछ हो जाए, सही, anything like it's सही, not in समझ your गया, hands। समझ Same thing गया। in UK as well। समझ गया मैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है आपके बिल्कुल हाथ में। समझ गया मैं। तो इस पे- इसके अलावा यूएस तो अभी कोई सीन ही नहीं है, जब तक ट्रम्प है तब तक तो भूल ही जाए वैसे भी। अब इमिग्रेशन हो रही है, हाँ, बट या यू आर राइट। ऑल्दो कि मैंने कुछ लोगों को जाते हुए देखा है ऑन वो ओ वीजा जो होता है ना, ओ वीजा, टैलेंटेड वो उसमें if somebody is a DJ and stuff, or somebody is like into science, या फिर कोई अवार्ड वाला अवार्ड, हाँ उसमें यानी मैंने कि देखा है लोगों को उसमें जाते हुए। people are going हाँ। on that। बट दोज आर नॉट टू मच एक्सप्लोर्ड, दोज कैटेगरीज आर नॉट टू मच एक्सप्लोर्ड, और बहुत सारे लोग उसको वो भी नहीं करते, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक्चुअली टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। You need to have like a recognized person in your field। It can be anything, martial arts हो, music हो, filmmaking हो, आपका हो, यानी कि if you are recognized in your field and you are getting awards and stuff, and people recognize you, and like in a certain, you are popular and stuff like that, and you can prove that with your documentations and with your, like, you know, the material that you have, तो उसके ऊपर वो वीज़ा आपको मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे यूरोप के अंदर और क्या क्या ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं? पोर्टुगल है या और भी? स्पेन का अच्छा है, हम्म, डिजिटल नोमैड का जो हम लोग कर रहे हैं।
वो भी हमारा इन हाउस है, बट मेरी खुद की प्रेजेंस तो हंगरी में होती है, मगर स्पेन के अंदर इन हाउस हमारा क्या है, इफ अ पर्सन हैज अ शेंगन वीजा ओनली देन वी आर टेकिंग दिस केस। ओके, विजिट वीजा होना चाहिए। हाँ, विजिट वीजा होना चाहिए, विदाउट विजिट वीजा वी कैन नॉट टेक दिस, हम लोग नहीं ले रहे। इट्स कॉल्ड डिजिटल नोमैड, और उनके लिए होता है जो फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर पीपल हु कैन मेक मनी while like you know being outside, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, and people who are like for example digital content बनाते हैं, content creators वगैरह हो गए, उस टाइप के लोग, उनके लिए ये वीज़ा है। और यू नीड टू, अभी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, यू नीड टू हैव अ फ्रीलांस ट्रेड लाइसेंस, लाइक फॉर एग्जांपल इन दुबई यू नीड टू हैव डीईडी लाइसेंस, जो कि जुमेरा से आपको मिलता है। यू नीड टू हैव दैट लाइसेंस फॉर एटलीस्ट 3 months। कोई आपको फ्रीलांस का लाइसेंस चाहिए होता है, आई डोंट नो इन ईच कंट्री किस टाइप के लाइसेंस होते हैं, बट नाउ दे नीड अ फ्रीलांस लाइसेंस। अच्छा, दे डोंट रिक्वायर यू टू पुट हैव अ कंपनी अकाउंट नहीं चाहिए होता है, मगर 3 महीने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए फ्रीलांस का, और 3 महीने की आपकी सैलरी की जगह आपका एज अ कमीशन या फिर एज अ बोनस और समथिंग दैट यू हैव डन, प्रोजेक्ट के पैसे के हिसाब से आपके पास नजर आने चाहिए बैंक नजर के। आने चाहिए 3 महीने तक आया, नॉट एज अ सैलरी बट एज लाइक कमीशन पेड एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई करना चाह रहा है और उसने अपनी सैलरी शो की हुई है और कंपनी ने लेटर दिया हुआ है कि ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, दैट विल नॉट वर्क नाउ। they require to have a freelance license के अंदर they don't require anything else, कि उनका बैंक अकाउंट हो या फलाना हो बिजनेस का। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई का आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मेरा में 1300-1500 के आपको मिल जाती है लाइसेंस। बिल्कुल ठीक है। आपने बस वो लेना है, दैट्स इट, वो आपने ले लिया। 3 महीने की आपकी अगर सैलरी आ रही है या पेमेंट आ रही है फ्रॉम अ कंपनी, तो rather than salary you have to ask them to show that it's a commission or it's something else, मैं not समझ गया। salary। लेट्स से अगर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मुझे जॉब मैं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन जॉब अलग हो गई, जॉब का अकाउंट बैंक अकाउंट भी अलग है, हाँ लेकिन मेरा एक फ्रीलांस का लाइसेंस है, हाँ और फ्रीलांस के ऊपर मुझे अगर कोई भी इनकम आ रही है उसकी बेसिस के yes ऊपर, मैं वो चीज़ सिर्फ शो करूँ हाँ, और उसकी बेसिस के ऊपर मुझको exactly वो मिल सकता है। around 3000 euros for a single applicant। और ये अगर स्टेटमेंट होनी चाहिए या आपकी ये फीस नहीं है कि इतने पैसे आपके पास आने चाहिए पर मंथ? पर मंथ। ओके। एंड इफ यू हैव अ फैमिली तो 3500, यानी कि अगर मियाँ बीवी बच्चे हैं, हम्म 3500 700 3800, वी रिकमेंड 4000 कि आपके पास हो, तो दैट इज गुड इनफ पर मंथ आपकी ये इनकम होनी चाहिए। इनकम होनी चाहिए, दैट यू ठीक कैन है, शो फॉर लास्ट 3 months की ये है। सही है। ये हो गई, प्लस क्रेडिट सर्टिफिकेट हो गया। आई एम टेलिंग यू अबाउट डॉक्यूमेंट्स, चलेगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही है, तो चलो ठीक है, ये तो सही, ये इट्स फाइन। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके बाद फर्ज करें, आप ये कह रहे हैं कि शेंजन वीजा होना चाहिए आपके पास? बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बगैर नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बगैर नहीं हाँ होगा। नहीं, यू नीड टू हैव दैट। इट्स ये नॉन लुक्रेटिव वीजा नहीं है, क्योंकि पीपल लेकिन मसला तो ये होता है कि कंफ्यूज। शेंजन वीजा तो आप अप्लाई करते हैं, वो तो क्या बोलूँ उन लोगों को, लेकिन वो तो देते ही 2-2 हफ्ते, 1-1 महीने के लिए हाँ, यू नीड मैक्सिमम है। 14 days। हाँ 14 days का अगर आपके पास हो हाँ। तो जिंदाबाद। और अगर आपको दोबारा मिल सकता है, क्योंकि एक मतलब जाके आपने अप्लाई करके आ गए, और उसके बाद देन इधर यू लेकिन कैन वेट वो ओवर। तो 14 डेज की विंडो होगी, बहुत छोटी विंडो हाँ, होगी जिसमें आपको। 14 days में आपको अप्रूवल मिल जाता है। अच्छा। बट अगर आपका 14 days के अंदर नहीं आया, 15 days में आ गया, 16 days में आ गया, तो इट्स उधर बोलते हैं यू कैन स्टे ओवर देयर। अगर अप्रूवल आ गया तो गुड, यू कैन स्टे ओवर देयर एंड दैट्स नॉट एन इशू। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग एन अप्रूवल, फॉर एग्जांपल आपको 3 दिन का है या 7 दिन का स्टे, एंड आपने तो जाके आपको अप्लाई वहाँ किया, जाके अप्लाई करना है? आपको तो जाके हाँ, अप्लाई ओके करना है। ओके उसका ओके फायदा ये कि आपको 3 साल का वीजा मिलता है। ओके You ओके। get a 3 years visa. What is a good thing about this thing? Spain cheap होता है in terms of costing wise, but not that cheap. Like for example, 5 यानी if we are doing Hungary तो 5-6 हज़ार यूरो का फर्क आता है। No, काफी फर्क आता है। I'm sorry, क्योंकि for a single applicant, can I tell? It comes around हाँ हाँ, स्पेन का। स्पेन का for a single applicant it can come, अगर market price देखी जाए तो it can come around 7 to 8,000 euros ओके, the whole process। सही। अच्छा, और इसके अंदर आप होल प्रोसेस। the whole process, इसमें आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं एज वेंडर्स, तो हाउ डज इट वर्क? लाइक आप वहाँ पर स्पेन जाएंगे और वहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे आपके थ्रू अप्लाई करते हैं? हाँ, हम ऑब्वियसली वी हैव इन हाउस लाइक लॉयर और सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो व्हाट वी डू इज़ कि पहले तो आपके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशंस पे पैसा लगता है। लाइक यू कैन से इन दुबई इफ़ यू आर डूइंग योर डॉक्यूमेंटेशंस फ्रॉम हियर,
आप 10 से 12,000 दिरहम लेके चलें कि 2 से 3,000 यूरो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे लगेंगे, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड, एवरीथिंग नीड्स टू बी अटेस्टेड। तो इफ़ यू कैन डू इट, अगर आपको कोई जानने ये वाला बिफोर हैंड करना पड़ेगा बिफोर हैंड आपको करना पड़ेगा है। टू अप्लाई। तो वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट, यानी कि उसमें फिर आप बता सकते हैं कि 10,000 यूरो आपके लग गए टोटल विद अटेस्टेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस सही। वगैरह के साथ, बल्कि इट कैन कम अराउंड 10 to 12,000 यूरोज डिपेंडिंग ऑन कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये अदर एक एक्सपेंसिव पार्ट है। वंस दैट इज डन, यू हैव टू go to Spain, come to Spain to us, और वहाँ पे फिर हम आपका within a day we take an appointment और आपके केस सबमिट कर देते हैं। सही है। Then you have to wait for 14 days. Within 14 days इंशाल्लाह ताला नॉर्मली अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, एंड यू हैव टू स्टे देयर अंटिल दैट। पासपोर्ट भी जाता है साथ में? हाँ, पासपोर्ट के ओके। बगैर आप कैसे जाएंगे? नहीं मतलब वो हो सकता है बगैर पासपोर्ट के आप अप्लाई कर दें, उसके बाद फिर वो अगर हाँ, स्टैंपिंग नहीं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओनली देयर फॉर 7 days, आपको 7 दिन का मिला है, तो फिर आप तो अप्लाई करके यू विल कीप योर पासपोर्ट एंड गो बैक टू योर कंट्री। ओके, आप ऐसा, और फिर बाद में आपके कंट्री से लग जाएगा? फिर नहीं, फिर आप दोबारा करेंगे अप्लाई? दोबारा करेंगे। तो यू नीड सो टू, यू नीड टू बी देयर। हाँ, ट्रिकी है। हाँ तो वो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं की एम्बेसी से वगैरह मिल जाएगा, इतने अच्छे भी हुए नहीं, मगर नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर स्पेन में मैंने अप्लाई किया है तो आई कैन गेट इट फ्रॉम एनी एम्बेसी ऑफ स्पेन, अगर मैं कहीं पे भी हूँ, मगर इतना आई डोंट नो व्हाट्स देयर इशू। ओके। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये थी, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, तो इसमें एक मसला सिर्फ ये था कि ये डिजिटल नोमैड तो है, लेकिन आपको जैसे मलेशिया में डिजिटल नोमैड मिलता है, तो आप फिर वहाँ जो भी काम करते हैं और आपकी इनकम आउटसाइड आ रही होती है, तो उस पर टैक्स आपको नहीं लगता। हाँ, स्पेन में टैक्स देना हाँ, होता है आपको। इसकी सिर्फ एक अच्छी चीज़ है, सस्ता है। सस्ता है, हाँ। बस। और अगर एंड पाथ्स टू सिटीजनशिप भी है। हाँ, अब इसकी बुराई क्या है? इसकी हम हंगरी की भी अच्छा ही बुराई करेंगे। हाँ। अच्छी है ना? हाँ। तो इसकी बुराई क्या है? एक तो ये है कि यू कैन नॉट वर्क ऑन दिस वीजा, यू कैन ओनली गेट मनी फ्रॉम बाहर से आउटसाइड, आएगा, बाहर ठीक से है, आएगा। सही है। After 3 years, you can after 5 years, whatever the time period for the PR is, you can apply for the PR. And इसकी बुराई और क्या है? Yes, you have to pay taxes on the money which is coming in to Spain. आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। Okay. And that can be around 38% to 42%, depending on क्या bracket है, क्या slot है। इसमें अगर आप being a European resident, आप तो यूरोपियन रेजिडेंट होंगे ना, फिर तो वही सारे लॉज अप्लाई होंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर गेन्स आ रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल होंगे और ये सारी चीजें होंगी, जिसकी वजह से लोग भागते हैं यूरोप से। बट आप जा रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए, आपको चाहिए, यू वांट टू बी देयर, आपकी एक वो तो ज़हनी तौर पे आप बना के जाते हैं। बट और शेंगन वीज़ा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू इट बिकॉज दे डोंट गेट शेंगन वीज़ा। तो इस वजह से ये एक बुराई है कि दैट हैपेंस। और अगर मिल जाए एक मतलब तो दोबारा मिलने का इशू होता है, व्हिच आई थिंक दे विल फिक्स इट बिकॉज़ इट डज नॉट मेक सेंस कि आपको यहाँ की एम्बेसी ना दे। बट इंशाल्लाह होपफुली इट विल हैपन। सो स्पेन इज वन ऑफ द ऑप्शन जो कि वायबल लग भी रहा है, क्योंकि अगर किसी को वाकई जाना है और उसने टैक्सेस भी पे करने हैं और सब कुछ करना है और वहां जाके करना है, और ही मस्ट बी अर्निंग गुड, दैट्स व्हाई ही इज थिंकिंग अबाउट इट, तो उसके लिए भी बुरा नहीं है। हाँ, एंड ही कैन टेक हिज फैमिली अलोंग विद हिम। और a lot of people do that कि वो वापस नहीं आते हैं, वो रह जाते हैं, क्योंकि that's also a lot of people do that कि अगर 7 दिन का भी मिला है वो रुक जाते हैं, overstay करते हैं। Once they get the approval, they pay if there is a fine, otherwise they take a stay from the court and stuff. और जब उनको अप्रूवल मिल जाता है तो they stay over there, they don't come back till they receive their residency. So basically लोग तो ये कर रहे होंगे, आई एम श्योर, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप अपना वीजा अगर एक्सपायर हो जाए, हाँ, you have to be there, you should come, हाँ, या फिर आपको पता हो कि कितना फाइन देना है और उसके फाइन देकर आप फिर करें। लेकिन it's better to take a बट अगर आप acceptance. ये फर्स्ट करें, लेट्स से आपका अल्लाह ना करे वीजा नहीं लगता और आप ओवर स्टे कर जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा। फिर सीन हो गया सर। तो सही है। फिर उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है टाइमिंग देख लें और 2 हफ्ते से ज्यादा का अगर कर सकते हैं अपना वीजा, एग्जैक्टली, तो दैट्स वो मच ज्यादा बेटर, वो दैट इज मच बेटर। तो ये सारे हर्डल्स आते हैं इसके अंदर, तो इस वजह से कम ही लोग कर पाते हैं, कम ही लोग करते हैं। लेकिन आई फील इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स एन ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा स्पेन के अलावा और कौन से हैं? अब हमारा हंगरी है। हंगरी है नहीं, पोर्टुगल, उससे पहले पोर्टुगल कुछ चल रहा है अभी पोर्टुगल में? पोर्टुगल में नहीं ब्रो, मुझे बताने मगर अभी वो तो ठंडा पड़ा हुआ है। गोल्डन वीजा उनका अच्छा, मगर वो 2 साल 3 साल का उन्होंने वो कर दिया। अच्छा, उसका आई लव दैट गोल्डन वीजा, बट नाउ द प्रोसेसिंग टाइम इज अराउंड 2 to 3 years.
दैट इज रिडिकुलस। हम्म यानी कि गोल्डन वीजा का तो जल्दी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन वीजा प्रोग्राम। अब पुर्तगाल का 2,50,000 यूरो दिया, आपने गोल्डन वीजा ले लिया, जान छुटी। बट द प्रोसेसिंग टाइम इज अराउंड 2 to 3 years, जो मैं इसको अच्छा समझ था, लगता है काफी लोगों ने अच्छा समझा, उसकी बैंड बजा दी। तो ये वाला सीन हुआ। तो आपको और उसकी कॉस्ट क्या है गोल्डन वीजा की? 250 प्लस जो बंदा चार्ज करे, 250 यूरो प्लस जो भी आपका वो फीस लगती है, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेट्स से वगैरह, 280 में हो जाता है मोस्टली। 280। हाँ, मैंने मार्जिन सबका रखा ये है। ये जो है ये जो है 280 के अंदर ये आपकी संक कॉस्ट है, ये हाँ, आपको वापस नहीं मिलनी है, नहीं, डोनेशन है। डोनेशन है ये। बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। The problem with this program is now it's taking around 2 years, 3 years for it to processing time. फॉर प्रोसेसिंग Processing मिलने का। अच्छा अच्छा, फिर आप वहां जाकर क्या होगा जब फिर आप उसके बाद जाके फिर 5 साल के बाद you can like even if you don't go, साल में 7 दिन आपने जाना है। अच्छा ये वही प्लान है? हाँ, ओके, डोनेशन वाला। हाँ। अच्छा, लोग डोनेशन आपको लेट्स से 2 साल बाद आता है तो डोनेशन आपको पहले दिन ही दे देनी है, हाँ, तो आपके 280 तो पहले दिन ही चले जाएंगे, yes, और 280 के ऊपर फिर 2 साल बाद आपको गोल्डन वीजा मिलेगा। हाँ, प्रोसेसिंग बट मिल जाएगा। उसके लिए अभी पीपल आर डूइंग अदर थिंग्स व्हिच आर वेरी लाइक, वो नहीं करना चाहिए कि उधर वो भी है कि 5 लाख यूरो यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, यू गेट अ गोल्डन वीजा। उसमें 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें लोग काम कर रहे हैं या जिसमें आप हायर कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई से समथिंग रॉन्ग। सही, ठीक, सही। तो उसमें ये है कि नाउ पीपल आर ब्रिंगिंग देयर ओन प्रोग्राम्स, कि भाई आप 5 लाख की जगह 1,50,000 हमें दे दें, हम अपनी कंपनी से सारा शो कर देंगे, या फिर 50,000 दे दें, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। लाइक आई सेड, डू नॉट इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज जो आपको ना एक्चुअल अमाउंट से कम बताएं। अच्छा, अगर अब हम देखें तो अब मेरे ख्याल से हंगरी बचता है, उसी पे बात करते हैं, क्योंकि हंगरी के अंदर जो मैं एक पॉइंट आपको बता रहा था कि एक कैनेडियन फैमिली को, आपसे भी मेरी बात हुई तो आपने मुझे इसी तरह से बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं Yep. जो कनाडा में रहते हुए हाँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हाँ। कुछ लोग तो होते हैं ना पाकिस्तान भी भेजते हैं, हाँ। इंडिया भी भेजते जी। हैं, इवन दुबई भी आते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, या लेट्स से हायर एजुकेशन की जो स्ट्रीम्स हैं, जिसमें मेडिसिन हो गई या लॉ हो गया, उसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है जी, अप टू 10-11 ईयर्स होता है। यूएस कनाडा में, हाँ, यूएस कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में। जबकि आपको इवन यूके लोग आते हैं पढ़ने के लिए। मैंने लॉ, ऐसे लोगों को देखा जो लॉ यूके से पढ़ा उन्होंने, पाकिस्तान से मेडिसिन पढ़ी है, इंडिया से मेडिसिन पढ़ी है, आपने बताया हंगरी से भी लोग ने प्लान किया, क्योंकि अगर किसी की फैमिली बैकग्राउंड अब उस तरह का नहीं रहा है कि वो पाकिस्तान या इंडिया भेजे, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप कहीं और सोचें। अब यूके थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यूके भी भेज सकते थे, बट उन्होंने, आपके जो जानने वाले हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम हंगरी भेजना चाहते हैं, और उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट भी नहीं था, पीआर है, पीआर है उनके पास। तो क्या स्टोरी है वो? मैं इससे पहले आपको बता दूं, नॉर्मली पीपल गो ओवर देयर, एक तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत देखते हैं। जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट, ऑल माय क्लाइंट्स आर माय फ्रेंड। आपके तवस्सुल से जितने भी लोग आए हैं, पहली बात तो ये उन सबकी रेजिडेंसीज हो गई हैं माशाल्लाह। हाँ, जो हमने लास्ट 3-4 अल्लाह का शुक्र है, उन सबकी इज्जत रख ली। तो एक अच्छी चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि वन ऑफ माय क्लाइंट, ही वाज स्टेइंग इन हंगरी। मैं उस वक्त था, तो मैं भी अकेला था, वो भी था, तो 2-3 महीने के लिए वी रेंटेड अ रूम टुगेदर। हमने कहा कि यार यहीं पे रुक जाते हैं। तो ही हैज़, हिज सन इज इन यूएस, एंड वो उन्होंने यूके से पढ़ा हुआ है, एंड ही वाज देयर इन हंगरी। उन्होंने रेजिडेंसी ली थी हंगरी वगैरह की, क्योंकि ईज ट्रैवल वगैरह वो होता है पाकिस्तान में। तो ही हैज़ बिजनेस इन यूएस, कनाडा, यूके में, और दुबई में भी है। तो क्वाइट लाइक साउंड अच्छे बंदे हैं। तो उन्होंने, अब वो हंगरी में हम लोग जो 3 महीने रुके हैं, तो उसमें वो मेरे साथ, तो हम लोग वो मस्जिद जा रहे हैं या दूसरी चीज़ें, खाने पीने का। तो एक चीज़ उन्होंने मुझे लाइक आफ्टर 15-20 डेज और आफ्टर अ मंथ उन्होंने एक बात बोली कि यार आई विल ब्रिंग माय सन हियर। अच्छा। तो मैंने कहा द रीज़न? उन्होंने कहा कि यहाँ पे नंबर 1 बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है हंगरी में। हाँ, ठीक है। दो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, बट दे आर ऑल एक्सपेंसिव स्टफ। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे रहें, अब हमारी महीने की चिकन 150 यूरो की होती थी 2 बंदों की। दैट्स लाइक नॉट बैड। अभी ज़्यादा की होगी तो मुझे मत सुनाना क्योंकि अभी इन्फ्लेशन हुआ। बट दैट वाज लाइक वेरी गुड फॉर होल मंथ। 2 बंदे खा रहे हैं दबा के, साइज हमारे ठीक ठाक है।
तो और उसके अलावा फिर ये था, बट इफ यू गो समवेयर तो उधर देयर इज नो लाइक ईज ऑफ डूइंग एनीथिंग बैड. बहुत फैमिली कल्चर है, इट्स वेरी सेफ, बहुत सेफ है. देयर इज नो गन कल्चर ओवर देयर, सो इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस. हम रात के 8-8 9-9 बजे गए, आपको पता है यूरोप बंद हो जाता है, हम लोग 12-12 बजे गए, 24 आवर्स की ग्रोसरीज वगैरह हैं. तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट ही सेड कि यार सेफ कंट्री है, आई कैन थिंक ऑफ टेकिंग एन अपार्टमेंट ओवर हियर एंड आस्क हिम टू कम. तो आराम से सिक्योरली वो रह सकता है, मुझे टेंशन नहीं होगी कि यार कोई मसला है. लाइक आई हैव इन यूएस. उसने कहा कि यूएस में होता है तो ये होता है कि यार शिकागो में है, उधर चला गया, गन कल्चर है, फलाना है, रेसिज्म उस टाइप की. हंगरी में आपको ऐसे रेसिज्म नहीं मिलेगी. अभी अगर हर जगह है तो पता नहीं, मगर उधर आपको उतनी रेसिज्म मिलेगी जितनी यहाँ पे, जो हार्डली यू गेट एनी रेसिज्म. तो बहुत अच्छा है, यानी कि वन ऑफ द रीजन वाज द सेकंड वाज सेफ, थर्ड वाज कि द चाइल्ड विल बी लाइक इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड प्लेस, इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड प्लेस. तो उनको वो चीज़, दैट वाज हिज रीजन टू ब्रिंग हिज सन ओवर देयर. हाँ, तीसरा ये था बहुत चीप है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, वहाँ की अच्छी हैं और दे आर चीप. लाइक फॉर एग्जांपल मेडिकल का जो है, देयर इज आई थिंक अराउंड 14,000 यूरोज है ये. ओके. जो मेडिकल का है. हाँ हाँ. और जो नॉर्मल जो स्टडीज हैं दे आर अराउंड 6 to 7,000 यूरोज है ये. तो दैट, और मेडिकल 5 साल का है. दैट इज वन ऑफ द रीजन. अब कमिंग बैक टू दैट फैमिली, दैट दे हैव PR. कैनेडियन पीआर है उनके पास. कैनेडियन PR है, और दे आर मूविंग टू हंगरी बिकॉज देयर सन गॉट देयर एडमिशन इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज ओवर देयर मेडिकल में. तो they have applied for this blue card program because they don't want to take like visas and stuff, and भाई पहुंच गए यार दुबई से 6 घंटे में आप पहुंच गए. मतलब ईज ऑफ ट्रैवलिंग है. ईज ऑफ ट्रैवलिंग है, उनके लिए अफोर्डेबल है. कनाडा से और दुबई से तो सस्ता है. तो उन्होंने कहा भाई अफोर्डेबल है, इंडिया जाना नहीं होगा उनको. इंडिया जाना नहीं होगा, रादर देन हिम स्टेइंग इन अ क्या कहते हैं, बच्चे कहाँ पे रहते हैं, डोम में. दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ 3 bedroom अपार्टमेंट, के भाई वो उधर रहे और अम्मा आ जाए जब भी आना हो तो दे हैव अ प्लेस ओवर देयर टू कम एंड क्रैश. तो क्योंकि इट्स अफोर्डेबल. फिर वो मेडिकल की जो एजुकेशन का टाइम फ्रेम है वो भी कम है कंपेयर टू अदर. 5 साल रिकॉग्नाइज भी होगी. तो वो इवेंचुअली उसको PR है तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन भी हो ही जाएगा कनाडा में, तो वापस जाकर वो सब कुछ कर सकता है. सो दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग टू मी कि ये भी यूज केस है हंगरी का. कि बट इसके अलावा हमारी लास्ट पॉडकास्ट से मेरे ख्याल से काफी लोग आपके साथ गए हैं हंगरी, तो उनका कुछ बताएं जरा, क्या स्टोरीज है उनकी. अच्छा, उनमें से एक है जिनका IT रिलेटेड बिजनेस है. तो वो his point was obviously family, कि he wanted to have like impression in EU, कि भाई EU में आके फिर then if he needs to. अच्छा, उन्होंने ब्लू कार्ड अप्लाई किया था सबसे पहले. like he applied for the blue card and the reason was for him कि in case अगर उनका बिजनेस नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, तो at least in EU he can get himself a good position job, क्योंकि blue card is for executives and stuff. तो you don't get an entry level job, you get a executive level job. तो इसमें बहुत फर्क होता है. तो ब्लू कार्ड पे आप जॉब भी कर सकते हैं. हाँ, एक तरह का वर्क परमिट होता है ये. It's a work permit from your own country, from your own company to you. ओके. आप अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं. आप कंसल्टेंट्स एज अ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी कंपनी को. अगर आप हायर नहीं होता, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. आप बेसिकली, यानी कि फॉर एग्जांपल ब्लू कार्ड क्या है कि मैंने अपनी कंपनी से, मुझे एक डायरेक्टर चाहिए किसी डिपार्टमेंट का, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर चाहिए, या फिर HR का डायरेक्टर चाहिए, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए फॉर द कंपनी. तो मैं अपने आप को उस कैटेगरी में स्पॉन्सर करता हूँ, उस कैटेगरी में अपने आप को डालता हूँ, उस पेरोल में अपने आप को रजिस्टर कराता हूँ इन टैक्स ऑफिस. कि रादर देन बीइंग एन असाइनी, यानी कि बीइंग ऑनर और लाइक यू नो ऑनर ऑफ द कंपनी, I am as a managing director of the company, or I am working as in this capacity in this company. This is though my company, but I am working in this capacity, and I will withdraw the salary according to this capacity. For example, minimum blue card की जो requirement है for Hungary, it's around 26 to 2700 euros. 25 to 2700 euros. It's a good, यानी कि starting है. वर्क परमिट नहीं चाहिए होता अगर कोई आपको हायर करता है ब्लू कार्ड के ऊपर? नहीं. What happens is after 1 year, ये पूरे EU के ये
After 1 year of staying on your EU blue card, rather आप रह रहे हैं हंगरी में या नहीं रह रहे हैं, after 1 year, you have the option to take a job anywhere in EU, ओके except for Denmark and Ireland. ये दोनों का उनके साथ वो नहीं है एग्रीमेंट फॉर EU ब्लू कार्ड जॉब्स का, स्विचिंग जॉब्स. होता क्या, फॉर एग्जांपल इफ़ आपकी कंपनी ऑस्ट्रिया में है, मैं हंगरी से, मेरा EU ब्लू कार्ड है, 3 साल का मुझे मिला, आई लिव्ड ओवर देयर, और आई kept it with myself, kept it for 1 year. अब उसमें मुझे 2 साल मेरा वीज़ा बचा है. आप ऑस्ट्रिया में है, मैं ऑस्ट्रिया आया, आपकी कंपनी ने मुझे जॉब दी, तो विद इन अ मंथ मेरा EU ब्लू कार्ड चेंज हो जाएगा. ठीक है. ठीक है, और EU ब्लू कार्ड फ्रॉम हंगरी टू बिकम ऑस्ट्रियन ब्लू कार्ड हो जाएगा. और उसमें ये होगा कि द टाइम पीरियड दैट आई लिव्ड इन हंगरी और वेटेड इन हंगरी, तो वो इसमें वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा उस ब्लू कार्ड, आपके ब्लू कार्ड में जो आपने प्रोवाइड किया उसमें ऐड हो जाएगा. सही. तो नाउ द फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में 5 साल में आता है PR, now it will come after 4 years because 1 साल मेरा हंगरी में गुजर चुका है. Similarly, now I don't have to wait for 1 year, hopefully. एक साल तक मुझे वेट नहीं करना है. If I want to go to Germany, I'll go to Germany, and if I get a good job, I will get a good job over there. अगर मैं 1 साल के बाद गया, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में भी 1 साल रुका, फिर मैं जर्मनी चला गया और उधर मैंने जॉब की ऑन द सेम EU ब्लू कार्ड, उन्होंने जर्मनी में कन्वर्ट कर दिया. नाउ रादर देन स्टेइंग फॉर अनदर 5 years, I will stay for 3 years and apply for the PR in Germany. मैंने जर्मनी में भी 1 साल काम किया, फिर मैं निकल गया स्वीडन. तो on the same blue card, I can go over there. They will convert the blue card into their blue card, and rather than staying for another 5 years, after 2 years, I can apply for the PR. ओके. The thing is, and in any country that you need to apply for your PR, you need to be in that country for at least 2 years. उस country में आप 2 साल रहे. ओके. मतलब ये कि 3 साल, 1 साल आपका हंगरी का हो गया और 2 साल जिस कंट्री में आपने PR लेना है, तो वो हो गया. तो 3 साल का बेसिकली है ना. आफ्टर 3 years और बीच के 2 साल जो है, यू कैन रोम अराउंड एनीवेयर यू वांट. तो आप आराम से अपना स्विचिंग वगैरह कर सकते हैं. इट्स गुड फॉर मल्टीपल लाइक यूज केसेस. अगेन मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि अगर किसी ने अपने बच्चों को यूएई से या लेट्स से हाँ. गल्फ कंट्री से भेजा है हंगरी, और ऐसा होता है ना कि आप कनाडा भेज रहे हैं या अमेरिका भेज रहे हैं, तो आपके खुद के वीज़े नहीं लग रहे होते, हाँ. बच्चों के लग जाते हैं, आपके नहीं लगते. हाँ. तो वो उस केस में आप हंगरी की ये रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं. हाँ. आप यू भी घूमते रहें. EU भी और घूमते हैं, फिर वहां से आप लगवा लें कनाडा का और US का वीज़ा. हाँ, ये तो खैर एक एक यूज केस था. इसके अलावा वैसे भी अगर आपकी कोई कंपनी है, फॉर्म की भी, आपने बिजनेसेस लेने हैं और आपको हाँ. लोकल ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी है वहाँ पर, हाँ. उससे भी हो सकता है. फिर इसके अलावा अगर आप अगेन डिजिटल नोमैड हैं तो भी आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट? या डिजिटल नोमैड के ऊपर भी काम कर सकते हैं. मतलब आई मीन टू से आप अगर हंगरी जाकर अपना काम करना चाहें इस हाँ. रेजिडेंसी ले. हाँ, ऑब्वियसली यू कैन वर्क ऑन दिस. ये तो आपकी कंपनी है, हाँ. तो आप उस पर काम कर सकते हैं. यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस. एंड आउटसाइड इनकम के ऊपर टैक्स पता है कुछ इसमें? आउटसाइड इनकम पे कोई टैक्स नहीं है. अच्छा. नहीं. सही. व्हाटएवर द सैलरी यू आर गेटिंग, दैट इज वो taxable है. हाँ, जो आप अपने आप को 2700-2500 यूरो जो भी दे रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल. अच्छा, ये तो आपने कितना बताया था इसका टोटल कॉस्ट जो शुरू किया है हंगरी ब्लू कार्ड की? हंगरी की इट कम्स अराउंड लाइक जो कॉस्ट आती है. To do the program, you should be having at least 60,000 euros to do it comfortably, क्योंकि उसमें आप अपना वो भी दिखाते हैं कंपनी चल रही है और सारी चीज़ें. The cost comes around 25,000 और जो कॉस्ट जो आपके पैसे लगते हैं वो तकरीबन 25,000 यूरो. 25,000 यूरो. और आपको बैंक में कुछ दिखाना है और वो उसके लिए 60,000 यूरो. That's why you need to have टोटल ऑफ 60,000 हाँ 60 होना चाहिए कि आपको पता होगा या 25 मेरे लग जाने. एंड जिसमें एवरीथिंग शुड बी कवर्ड. ओके. और बाकी जो चीज़ें हैं, जो आपने शो मनी दिखाना है या कंपनी को रनिंग दिखाना है, वो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखाना है, तो दैट शुड यू शुड बी हैविंग सम कैश फॉर दैट. बफर होना चाहिए. बफर होना चाहिए. तो ये जो टोटल कॉस्ट है, इसके बाद ये आपकी कवर करेगी, पहले साल के कंप्लीटली कवर कर लेगी या उसके बाद वहाँ जाके भी कोई एक्सपेंस होगा? हाँ, ये आपका बेसिकली टू गो ओवर देयर है, यानी कि लर्निंग के लिए. लर्निंग के लिए है. ठीक है. इसमें काफ़ी चीज़ें साल भर की कवर होंगी, 6 महीने की कवर होंगी, क्योंकि ऐसा बिजनेस सेटअप, उसमें आपका अकाउंटेंट की सैलरी जाती है, यानी कि अकाउंटेंट को आप हायर करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो होता है. तो जब वो एक्सपायर हो जाता है, ऑब्वियसली यू हैव टू रिन्यू योर सब्सक्रिप्शन विद दैट. उसके अलावा आपका एक टैक्स ऑफिस का आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप बिलिंग वगैरह करते हो, वो उसमें 1 साल का होता है या 6 महीने का, डिपेंडिंग ऑन के आप किस हिसाब से ले रहे हो.
उसके अलावा आपका वर्चुअल ऑफिस होता है, आप उसकी पेमेंट करते हो, आप 6 महीने कर रहे हो, साल भर की कर रहे हो, तो वो उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है। आपकी इंश्योरेंस होती है, विच ऑब्वियसली देन गेट वंस यू हैव योर रेजिडेंसी, तो दैट्स वो तो साइड में हो सो जाती है। लिविंग कॉस्ट के अलावा कितना एक्सपेंस आएगा एक साल के अंदर? एक साल आफ्टर गेटिंग योर रेजिडेंसी, आफ्टर Yes, गेटिंग योर yes, ब्लू blue कार्ड, card, yes. the blue card is for 3 years, which is convertible to PR and passport. Requirement इसकी डिग्री होनी चाहिए। मैंने कहा पहले मैं तो डिग्री होनी डिग्री चाहिए। होनी चाहिए। और आपने कहा कि टोटल कॉस्ट आपने कितनी बताई एक साल? 25,000 तक नहीं नहीं, ये तो हो गई जाने के लैंड करने के बाद। लैंड करने के अपार्ट फ्रॉम लिविंग कॉस्ट वो कितनी होगी? apart from living cost, your ongoing thing will be your taxes on your salary, which should be paid every month, and then there is a 1 year tax that will be on your company that you will be paying, which is around 9%. 2% आपका होता है corporate tax, sorry, local tax, or 9% corporate tax. So around 11% you pay, and once a year. तो 11% आपका once a year जाता है। उसके अलावा जो है 11% ऑफ व्हाट? योर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो जो भी tax- आप शो कर रहे हैं, जिस जो भी तरह आप शो कर रहे हैं, ओके। तो दैट गोज एंड सो टैक्सेस। नहीं, आप मुझे कोई बॉल पार्क फिगर बताएं, अगर कोई बंदा बिजनेस सिर्फ रेजिडेंसी के लिए गया है हाँ। इसके अंदर, और थोड़े बहुत पैसे जो भी इनकम शो कर रहा है वो हाँ। वहाँ पर लेट्स से 3000 यूरो शो कर रहा है, हाँ, तो उसके अंदर उसकी जो साल की एक्सपेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? टैक्स के फिगर्स आपको चाहिए? नहीं, टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा होगा? मतलब मुझे आपसे पूछना है कि भाई ठीक है 25,000 यूरोज मैंने दे दिए, हाँ, ब्लू कार्ड भी लग गया, अब मैं हर साल कितने और अब मैं पैसे हर साल दूंगा? कितना दूंगा? वो डिपेंड करता है आपने सैलरी क्या रखी है, क्योंकि आपकी मेजर जो आपकी कॉस्ट आएगी आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स टैक्स आएगा। दैट इज। अदरवाइज इफ आई कोई लाइसेंस की कॉस्टिंग रिन्यूअल? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा। कुछ नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग टैक्सेस वो नॉर्मल होता है, वो रिन्यू होता रहता है, देयर इज नो लाइफ फॉर दैट। ओके। तो वो तो फिर अगर मैं 10% टैक्स रखूं 3000 यूरोज के ऊपर तो 300 यूरोज पर मंथ? नहीं, ये 10 ये कॉर्पोरेट टैक्स है, वंस अ ईयर आता ओके। है। जो इनकम टैक्स है वो तो वही है जो यूरोप का है। अच्छा, जो यूरोप ओके, हाँ। वो आपका वो तकरीबन खूबसूरत सा है। तो 25-30% होगा इस इतनी छोटी अमाउंट के ऊपर? आप यही समझ लें, तो चलें 30% होगा। it comes around 38% or उफ, more. 3000 यूरोज पर? नहीं, नॉर्मल वो सी इनकम टैक्स इज फ्लैट 15%। ओके। अब 38% क्या चीज़ है फिर? हाँ, तो दैट इज व्हाट पीपल सेल, दैट 15% फ्लैट है इनकम टैक्स, हाँ। दैट्स व्हाट पीपल सेल, दैट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज मुझे जो मेरा क्लाइंट है उससे मुझे 10 क्लाइंट्स और चाहिए, तो मुझे उसको सच्ची बात बतानी है कि दैट्स नॉट द ओनली थिंग। आपका सिर्फ 15% नहीं होता, यू ऑल्सो पे सोशल कंट्रीब्यूशन, ओके। तो दैट कम्स अराउंड 18-19%। तो वो Okay. आपकी सैलरी का 18-19% ओके, सोशल कंट्रीब्यूशन ओके, होता है। ओके, 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 ओके। उसके अच्छा, अलावा उसमें आपको मेडिकल भी तो फ्री मिल जाता है ना फिर? हाँ, उसमें बहुत सारी हाँ, आपको चीज़ें सही, मिलती सही, हैं। सही, सही। उसके अलावा देयर इज आल्सो वन पेंशन जो कि आप देते हो, और देन नो नॉट पेंशन, यू पे एम्प्लॉयर टैक्स। एम्प्लॉयर टैक्स क्या होता है कि जो आपने एक बंदे को हायर करने का जो आपने आप पे टैक्स आता है वो 13% होता है ऑफ द सैलरी, 13। तो ये आपके 3 चले जाते हैं, 15, 18, 13। उफ, तो 50 तो उसको 50 प्लस पहुंच रहे हैं ये तो। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज। उफ। सो ओके, सो Yeah. इसका मतलब है कि आप 3000 यूरोज तो शो करेंगे ना? नहीं, आप 2700 यूरो शो करेंगे, वही मतलब जब जितना आप कम शो करें उतना आपका टैक्स कम जाता है। तो अच्छा। दैट इज समथिंग दैट यू एंड अप, आपको सोशल कंट्रीब्यूशन देना होता है, आपको ये सारी चीजें देनी होती है, दैट इज द मेजर कॉस्ट। ये है आपका रेजिडेंसी का EMI, रेजिडेंसी का EMI। हाँ, और ये 3 साल तक आप इसको आपने भरेंगे। भरना है। और हाँ, लेकिन इसमें ये तो आप एक बंदे का बता रहे हैं, नहीं, पूरी फैमिली का ये पूरी फैमिली का हो जाता है? हाँ। ओके, 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 हाँ। सबका हो जाएगा। That is for the whole family. The good thing about this is you can apply for your whole family, even your father and mother. तो अच्छा, पेरेंट्स का भी कर सकते हैं? पेरेंट्स का सबसे पहले आपका अपना होगा obviously, and उसके बाद फिर you will apply for the whole family. You can also do it together, but it's better to do it yours. पहले आपका आ जाए ताकि फिर आपकी सैलरी से रिलेटेड आपका हो, तो वो बहुत बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, आपकी फैमिली को फिर मिल जाता है। Once your family has it, obviously अगर आपके बच्चे 10 हैं और आप 2700 दिखाएंगे तो वो तो रिजेक्ट होना है, तो आपने अपनी सैलरी उस हिसाब से दिखानी है कि जो मेक सेंस फॉर द साइज ऑफ द फैमिली, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सही। तो नॉर्मल एक सी द मिनिमम बेसिक सैलरी should be around 2500 euros सही। to 2600 euros comfortably.
तो उसके अंदर मियाँ बीवी 2 बच्चे आ सकते हैं, यानी दैट इज समथिंग दैट दे लाइक उसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, वो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो अलग होगा, कॉर्पोरेट टैक्स 11% लगेगा, वो साल में एक मरतबा है, वो लेकिन इतना वो प्रॉफिट पर होगा। वो प्रॉफिट पे वो तो आप हाँ, वो इतना वो तो मसला आप अरेंज कर सकते हैं तरीके से, मतलब ये कि अगर आप सारी चीजें कर रहे हैं नहीं। लेकिन इनकम टैक्स आपका ये है, इनकम टैक्स है सर। ये है तो है, और इसके साथ जितने भी आपने टैक्स की ब्रेकडाउन बताए वो हैं। हाँ बट दिस इज द कॉस्ट फॉर EU ब्लू कार्ड, ये जिसमें आपकी फैमिली को मेडिकल भी मिलेगा वहाँ पर, मेडिकल भी मिलेगा, और बाकी एजुकेशन भी एजुकेशन मिलेगी। भी फ्री होगी। अगर हंगेरियन लैंग्वेज में तो फ्री है, अगर कम्युनिटी उसमें जाए तो डबल लैंग्वेज में और व्हाट जाए अबाउट जो, यूनिवर्सिटी फी, वो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है? अगर हंगेरियन में करेंगे तो अच्छा, फ्री लेकिन है। इंग्लिश? इंग्लिश में करेंगे तो बहुत सस्ता है, यानी कि उधर नॉर्मल बच्चों के लिए 7,000 यूरो पर ईयर है, मतलब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ओके लिए। ओके ओके। तो इफ़ यू हैव अ रेजिडेंसी तो कम्स अराउंड 5,000, लाइक 5,000 2,000 3,000 का अच्छा फर्क अच्छा, पड़ता है आपको। सही। दैट बिकम्स अ लॉट ईजियर, बट वो वैसे ही बाहर की इंटरनेशनल भी चीप है, तो उसमें तो वो है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो एजुकेशन तो वैसे भी अच्छी है। हाँ, इंग्लिश स्कूल्स में आप वो कर सकते हैं कि यू विल गेट अराउंड, लाइक अगर आपने प्राइवेट स्कूल की जगह पब्लिक ड्यूलिंगो स्कूल में जाना है, ड्यू लैंग्वेज स्कूल में जाना है, तो उसमें यू गेट इट अराउंड लाइक 250 to 300 यूरो, यानी 1,000 दिरहम पर मंथ आप लेने, 1,000 1,200 दिरहम पर मंथ का आपका स्कूल का खर्चा आएगा इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए? ना, और इंग्लिश 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 प्लस हंगेरियन अच्छा, लैंग्वेज वाले स्कूल के लिए, सही सही जो सही। कम्युनिटी स्कूल्स वगैरह होते हैं, सेमी गवर्नमेंट जो होता है। ओके ओके। अच्छा, और सबकी वो जो स्टैंडर्ड एक ही है। हाँ, अगर आप कोई पॉश ब्रिटिश स्कूल में जाएंगे या उसकी फिर फीस तो दुबई जैसी होगी। यहाँ पे मेरी क्लाइंट हैं जो गई हैं, उनकी बच्ची कोई हाई फाई ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती है। सेम स्कूल इज देयर इन हंगरी। शी वाज टेलिंग मी हंगरी की प्राइस दुबई से कम में अराउंड 20-25% कुछ कह रही थी, इट्स चीपर देन दुबई। अच्छा, ज़ैद भाई, मसला ये है कि अब जो है यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऐसा लगता है कि वो एक-एक करके जो बंद होते हैं, मैंने शुरू में भी बात की थी, एक-एक करके बंद हो रहे हैं। तो हंगरी के क्या जो हिट रेट क्या है इस वक़्त हंगरी के इस सक्सेस का? सक्सेस का? अच्छा, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 प्रोग्राम्स की बात की थी, हंगेरियन ब्लू कार्ड के ऊपर और एक गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर, रेजिडेंसी के ऊपर, जो मेरे पास भी थे। यानी कि दैट्स नॉट अ ब्लू कार्ड, इट्स अ नॉर्मल 1 ईयर कार्ड जिसमें आपको एजुकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। उसको उन्होंने टफ कर दिया, इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि उसके ऊपर रिजेक्शंस आ रहे हैं दबा के। So rather than that, right now, which is working only for all the desi communities and stuff, it's just वो blue card कर रहा है। अच्छा। अगर आप blue card करते हैं properly, जो उसके mechanics हैं, जो requirements हैं, आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो blue card की success rate 100% है। Not from me, but अगर आप खुद भी कर रहे हैं, but if you are doing it properly, the way it's supposed to be, it should go through. There shouldn't be any issues in that. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि मेरा शेंजन वीज़ा मुझको मिलता है हर दफ़ा 2 हफ्ते का हाँ या 1 महीने का, हाँ मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे कोई लंबा मिल जाए शेंजन वीज़ा और मैं इसको हंगरी वाला ये अप्लाई कर दूं, हाँ और ऑल्दो कि इसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा है, हाँ बट इसको मैं अप्लाई करने के बाद विजिट करता रहूँ, आता रहूँ, जाता रहूँ, पेपर हाँ। वर्क कंप्लीट ना करूँ वहाँ पर, तो इज़ इट पॉसिबल या इट्स एडवाइजेबल या नहीं करना चाहिए ऐसा? आप पेपर कंप्लीट करें। करना चाहिए ना, हाँ। तो उसमें तो खर्चा भी आएगा ना फिर। See, every 3 months, they ask for your paperwork. अच्छा। That needs to be applied every 3 months. That's why you keep an accountant. Accountant का काम होता है कि हर मंथ भेजे। अगर हर महीने 3 महीने का आपको टाइम देते हैं, जैसे आपको जनवरी में फाइलिंग करनी थी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, आपने नहीं किए, तो दे विल गिव यू द टाइम टिल मार्च, कि मार्च तक आप जनवरी का भर दें। बट ऑब्वियसली पहली जनवरी से आने से पहले आपका सारा 12 महीने का कवर हो चुका होना चाहिए, तो एक मरतबा आपने 3 महीने का करना होता है। बट दैट इज़ वन थिंग कि आपको 3 महीने का वो देते हैं, लीवे देते हैं कि ठीक है आप 3 महीने के अंदर कर दें। पर अगर 3 महीने तक आपकी कोई चीज़ नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, फाइलिंग वगैरह नहीं हुई, देन योर कंपनी गेट्स इनटू ट्रबल। इफ इट्स इन ट्रबल, then your residency also can get in trouble. राइट Yeah. राइट। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स अगेन आपने कहा कि डिग्री लाजमी होनी चाहिए? हाँ, डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम you need to have around 60K यूरो। और उसके बड़े बाद के फिर बाद में मैंने टैक्स देना है उसका। उसका भी आपका हिसाब किताब होना चाहिए। हाँ,
So ये these things mindset should होना be चाहिए। in your sight. So I would say कि 60,000 euros आपके हाथ में ही होने चाहिए हाथ में ही होने और चाहिए। 25 upfront होने चाहिए और 60,000 in हाँ, total होने चाहिए। 25 you pay in 6 months हम्म। or 4-5 months जो भी है। क्योंकि the program takes around 4 to 5 months to be completed with the residency or approval। तो आपके ये 4-5 महीने में आपके ये पैसे निकल जाएंगे और rest of the money you have to show and you have to show as a buffer and all those kind of things। ठीक है, तो वो आपके पास होने चाहिए। तो सही है। at least 60K तो होना चाहिए। ठीक है। चलें जैद भाई, थैंक यू हाँ। वेरी मच। अगर किसी को जैद भाई से कांटेक्ट करना हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, Yeah. आप उसको कांटेक्ट करके अगर इनसे कनेक्ट करना है हंगरी के लिए, मोस्ट ऑफ द लाइक यू प्रेफर हंगरी राइट? बिकॉज़ यू डू आई हंगरी का मुझे इसलिए पसंद, मैंने खुद भी हंगरी का किया अपना। हाँ द रीजन है कहीं और का मिल नहीं रहा था। हो नहीं रहा था, हकीकत है, झूठ हाँ। क्यों बोल। जितने भी पैसे फेंको रिजेक्शन आ रही थी। हाँ तो दैट वाज वन ऑफ द इशू। तो बहुत बड़ा इशू था, जबकि हम खुद दूसरों का इमिग्रेशन कर रहे थे, हमारा ही नहीं हो रहा तो हम फिर क्या बात करेंगे। तो फिर द गुड थिंग हैपेंड इज के हंगरी का जब अप्लाई किया तो इजीली हो गया, बहुत आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आई रियली लाइक द कंट्री, क्योंकि मैं आपको याद हो कि मैंने बहुत मैं तुर्की जाना चाह रहा था। आई वांटेड टू प्लान दैट इज लाइक 2012 में 250,000 वाला जो प्रोग्राम था या नहीं, वैसे? 2012 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त पता नहीं था नहीं प्रोग्राम, मुझे अच्छा, पता नहीं उस आप वक्त। वैसे ही जाना नए नए शादीशुदा थे, जवान थे, हमने हाँ। कहा कि चलो हाँ मूव करते हैं वहाँ से, तुर्की से बैठ के करेंगे। तो और ये भी था, रिलीजन का भी मुझे इशू है, क्योंकि लगता नहीं हूँ मगर थोड़ा सा है थोड़ा सा रिलीजन के साथ थोड़ा सा लगा हुआ है मगर। तो उसकी वजह से वो भी था कि ऐसा ना हो कि मैं मर गया और बराबर में कोई जल रहा है तो वहीं फजूल में मैं भी फंस गया। तो वो भी एक इशू था। तो आई वांटेड टू लाइक स्टे इन तुर्की। I wanted to stay in Turkey rather than like going to any European country and stuff like that. But when I landed in Hungary और उधर मैं रहा हूँ कुछ अरसे and I got the residency for that, तो it changed my mind. Number one, उधर for me culture important है, तो people are very family oriented. इस्लाम का कोई मसला नहीं है, इस्लामोफोबिया नहीं है, मस्जिदें हैं, हलाल फूड है। और डू यू थिंक ये जो अभी रिसेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है वो कुछ इम्पैक्ट करेगी? वो अपने आपको लेफ्ट ही बोल रहे हैं, आप देखते हैं कितने लेफ्ट में। अच्छा बट द थिंग इज के है तो वो द गाय वाज इन विक्टर के रिजीम में था, ही वाज वन ऑफ हिज गाय, बट ड्यू टू सम conflict he moved out. But recently he moved out. For the last 15 years he was with the guy, I believe. Okay. Or 14 years he was with the guy. तो कॉन्सेप्ट तो उसके सेम ही होंगे जब ही रहा होगा। अभी रिसेंटली किसी वजह से वो हटा, फिर अपनी उसने फॉर्म की और फिर उसने ये करके वो जीता। तो आई थिंक मोर और लेस 80% तो वो आपको सेम ही मिलेगा, राइट? क्योंकि यू आर अलाइन विद समबडी फॉर द लास्ट 10-14 years, दैट मीन्स यू एक्सेप्ट, यू हैव द सेम विजन और क्या कहते हैं, नजरिया आपका उसका सेम है। कुछ जगह पे इख्तिलाफ हुए तो आपने अपनी पार्टी बना ली, आपने 16 साल के बाद पार्टी बनी, तो मोस्ट प्रोबेबली तो आपका डीएनए तो सेम ही होगा। ठीक है, सही तो है। ये है। चलें, जबरदस्त जैद भाई, फिर हाँ। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे। Yep. If anybody has to contact you, the WhatsApp number is down in the description of this video. Yep. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you.